गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लाइसोसोम्स के आगे की स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लाइसोसोम्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर और इसके काइंड्स या पॉलीमॉर्फिज्म को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लाइसोसोम्स के फंक्शंस और इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। कल जो है हमने बताया था कि जो लाइसोसोम्स है तो उसकी खोज है वो डी डवे ने की थी और इसकी जो संरचना है वो गोलाकार और कोशिका द्रव्य रचनाएं होती हैं। एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। इसी के कारण इसका नाम लाइसोसोम्स पड़ा, क्योंकि ये डाइजेस्टिव बॉडी है और इसको आत्मघाती थैलेट का संज्ञा दी जाती है। हमने इसमें पढ़ा था कि उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो किसी भी कोशिका मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि इसके विभिन्न प्रकार है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फेगोसोम्स, ऑटोफेजिक वैक्यूल और रेजिडुअल बॉडीज या अवशिष्ट पिंड। तो ये चार प्रकार के रूप में पाया जाता है ये। और किस प्रकार से ये बनता है कि प्राइमरी लाइसोसोम्स के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम्स के बाद डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेजिक वैक्यूल और रेजिडुअल बॉडी लास्ट में। फिर अब हम देखेंगे कि इसमें ये किस प्रकार से डाइजेस्ट करता है, काम किस प्रकार से करता है। तो इस सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स। तो डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में 50 से भी अधिक प्रकार के जल अपघटनीय यानी हाइड्रोलाइटिक, यानी कि जो जल का अपघटन करे, जल को डिग्रेडेशन करे, इस प्रकार के एंजाइम्स भरे होते हैं जो सभी प्रकार के जैविक दीर्घ अणुओं यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स का अपघटन कर सकते हैं। सभी प्रकार के एंजाइम्स एक ही लाइसोसोम में उपस्थित नहीं होते हैं। एंजाइम्स के प्रकार की दृष्टि से एक कोशिका के लाइसोसोम्स विषमांगी या हेट्रोजिनस होते हैं, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले विभिन्न एंजाइम में से कुछ प्रमुख जैसे कि न्यूक्लियेजेस, फॉस्फेटेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस तथा सल्फेटेजेस है। इनमें से अधिकांश एंजाइम्स अम्लीय माध्यम में अधिक सक्रिय होते हैं। अम्लीय माध्यम में अधिक सक्रिय होते हैं, क्षारीय से भी ज़्यादा। इसी कारण लाइसोसोम्स के समस्त एंजाइम को सम्मिलित रूप से एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ध्यान देना कि जो लाइसोसोम्स के जो समस्त एंजाइम हैं उनको सम्मिलित रूप से हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं लाइसोसोम में कौन से जो एंजाइम पाए जाते हैं, उनकी क्रियाशीलता, उनके सबस्ट्रेट तथा प्रोडक्ट्स को एक बार नज़र डालते हैं। तो एंजाइम सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस में कौन कौन से, एक तो राइबोन्यूक्लियेज और एक डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियेज। ये दोनों एंजाइम आप जानते हैं। न्यूक्लियेज ये न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं और ये इनकी मेन फंक्शन क्या था, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का विघटन करते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लियेज आरएनए अणु को तोड़ता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज डीएनए अणु को तोड़ता है। और इनके जो उत्पाद पेंटोस, फॉस्फेट, एन बेसिस, राइबोस फॉस्फेट, क्षार, फॉस्फेट एंड क्षार, ये सब प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हम मेन इनके फंक्शंस देखते हैं और सबस्ट्रेट देखते हैं। फॉस्फेटेजेस एंजाइम न्यूक्लिक अम्लों के फॉस्फेट एस्टर बंध को तोड़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड के जो बंध हैं, जैसे एसिड फॉस्फेटेज फॉस्फोमोनो एस्टर्स को तोड़ता है और फॉस्फोमोनो एस्टर्स पे क्रिया करता है। और फॉस्फोडाइएस्टरेज ये जो है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स पर फॉस्फोडाइएस्टर्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है। लाइपेजेस को लिपिड्स को ब्रेक करते हैं, लिपिड्स पे एक्शन करते हैं, लिपिड्स को ब्रेक करते हैं।
इनमें मुख्य रूप से एस्टरेजेस, फॉस्फोलिपेजेस होते हैं। एस्टरेजेस वसीय अम्ल एस्टर्स को तोड़ते हैं और फॉस्फोलिपिड्स को, जो फॉस्फोलिपेजेस है, फॉस्फोलिपिड्स को तो ब्रेक करते हैं। प्रोटीएजेस एंजाइम है जिनमें कि कैथेप्सिन्स, पेप्टाइडेजेस। तो प्रोटीएजेस जो एंजाइम है वो प्रोटीन्स का गठन करते हैं और कैथेप्सिन और पेप्टाइडेज भी प्रोटीन्स का ही करते हैं और पेप्टाइडेज जो है पेप्टाइड बंधों को ब्रेक करते हैं। फिर आता है ग्लाइकोसाइडेजेस। ग्लाइकोसाइडेजेस जो है पॉलीसेकेराइड्स का विघटन करते हैं और सल्फेटेज लास्ट में है सल्फेटेजेस जो कि सल्फेट एस्टर्स को भंग करते हैं, यानी कि सल्फेट एस्टर्स के बीच में पाए जाने वाले ब्रेक को भंग करती हैं। तो ये तो है लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स। इन एंजाइम्स के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि लाइसोसोम्स कितने प्रकार के वर्क को, कितने प्रकार के कार्य को संपादित करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं इसमें, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, फॉस्फेट एस्टर्स, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोसाइड्स, सल्फेट एस्टर्स, सल्फेटेजेस, ये सभी प्रकार के पाए जाते हैं और इनके बीच में पाए जाने वाले को ब्रेक करता है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम्स के फंक्शंस, यानी कि कार्य, इसे क्या क्या काम करता है। अब इसके नाम से हम सोच सकते हैं कि लाइसोसोम्स या लयनकायों का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का लयन का मतलब होता है पाचन, डाइजेशन करना है। लाइसोसोम्स के विभिन्न प्रकार जैसे प्राथमिक लाइसोसोम्स, द्वितीयक लाइसोसोम्स, स्वतः भक्षी तथा अवशिष्ट पिंड कोशिकीय पाचन में शामिल होते हैं, संलग्न होते हैं। अब हम देखते हैं इसके कार्य। मेन कार्य है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, कोशिका बाह्य पाचन। जंतुओं के शुक्राणुओं में एक्रोसोम यानी कि महालाइसोसोम तथा अस्थि जनन में लाइसोसोम्स द्वारा कोशिका बाह्य पाचन का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत लाइसोसोम्स के लयनकारी लाइटिक एंजाइम्स कोशिका से बाहर मुक्त होते हैं, जहां पदार्थों का पाचन करते हैं। एक्रोसोम के एंजाइम अंडकोशिका की झिल्ली को गला देते हैं, जिससे शुक्राणु का केंद्रक अंड में प्रवेश करता है। इस प्रकार लाइसोसोम निषेचन में सहायक होता है। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन यानी कि अंतःकोशिकीय पाचन, कोशिका के भीतर होने वाले पदार्थों के पाचन को, कोशिका के अंदर जो पाचन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, ऑटोफेजी, ऑटो मतलब होता है स्वतः, अपने आप, स्वतः भक्षण। दूसरा होता है हेट्रोफेजी यानी विषम भक्षण। ऑटोफेजी में क्या है, स्वतः भक्षण नाम से हम जान सकते हैं कि कोशिका की स्वयं की कोशिका द्रव्य रचना हो, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि के विघटन को स्वतः भक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में एंडोजिनस पदार्थों की यानी कि अंतःजात, जो कोशिका के अंदर खुद के जो पदार्थ होते हैं के पाचन को स्वतः भक्षण करते हैं। यह क्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि आघात, क्षति, भूख व रुग्णावस्था के समय अधिक होती है। सामान्य परिस्थितियों में लाइसोसोम्स द्वारा वृद्ध व अक्रिय कोशिकाओं का पाचन किया जाता है। कोशिका की मृत्यु के पश्चात इसके मृत पदार्थों का सफाया या विघटन स्वतः भक्षण द्वारा किया जाता है। फिर है हेट्रोफेजी यानी विषम भक्षण किस प्रकार से होता है। बाह्य वातावरण से कोशिका के भीतर परासरित हुए पदार्थों की कोशिका में पाचन को विषम भक्षण कहते हैं। विषम भक्षण की क्रिया को पूर्व में फैगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस में हम बताया है कि विषम भक्षण कैसे होता है। फैगोसाइटिस जो विषम भक्षण है वो फैगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस के अंतर्गत आता है। कोशिकाशन के अंतर्गत बाह्य ठोस कणों यानी फैगोसाइटोसिस में बाह्य ठोस कण जो है अंतर्वलित इन्वेजिनेट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरकर फैगोसोम्स बनाते हैं। उसके बाद फैगोसोम्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स या प्रारंभिक लाइसोसोम से संयुक्त होकर द्वितीयक लाइसोसोम्स बनाते हैं। इनमें बाह्य ठोस कणों का पाचन हो जाता है। पाचित पदार्थों को कोशिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि अपाचित या अवशिष्ट पदार्थ अवशिष्ट पिंडों के रूप में अंत में
कोशिका से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। फिर है रिनोवेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सामान्य परिस्थितियों में कोशिका के कुछ कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नवीनीकरण लाइसोसोम्स द्वारा ही किया जाता है। कभी कभी संपूर्ण कोशिका भी पचकर सर्वथा सक्रिय एवं तरुण कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर है सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का स्राव। जंतुओं की नलिका विहीन ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव में लाइसोसोम्स का सक्रिय योगदान होता है। लाइसोसोम्स द्वारा हार्मोन का रूपांतरण व इनके स्राव का नियमन किया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन को प्रारंभ करना, यानी ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। विभाजन के समय कोशिका के परिधि क्षेत्र में काफी संख्या में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। इस कारण लाइसोसोम्स के फटने के साथ ही कोशिका विभाजन उसी प्रकार से प्रारंभ होता है जैसे कि घोड़ा दबाने से बंदूक छूटती है। तो अब हम देखते हैं लाइसोसोम्स एंड डिजीज। लाइसोसोम्स तथा रोग किस प्रकार से सहायक है इसमें। लाइसोसोम्स की माल फंक्शन या कुसंक्रिया, यानी कि जो भी बैड एक्शन है उसका अथवा अपसामान्य कार्य से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये रोग विविध रूप में प्रकट होते हैं। मनुष्य में 20 ऐसे जन्मजात कॉन्जेनिटल रोग होते हैं जो लाइसोसोम में कुछ एंजाइम की कमी के कारण होते हैं। फिर है कैंसर रोग, जैसे कि कुछ इनमें से हम डिस्कस करते हैं। कैंसर रोग या कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस किसी भी ऊतक में अनियंत्रित कोशिका विभाजन से कैंसर रोग हो जाता है। कैंसर कोशिकाओं में अपसामान्य एबनॉर्मल गुणसूत्र होते हैं। ये तो है कि कैंसर रोगों के कारण लाइसोसोम, कैंसर का जो रोगों का कारण है लाइसोसोम्स को माना जाता है। लाइसोसोम्स में जो डीएनए एंजाइम गुणसूत्रों में व्यापक परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि रुधिर कैंसर है, माइलॉइड ल्यूकेमिया के रोगी मनुष्य के 21वें गुणसूत्र में आंशिक विलोपन डिलीशन पाया जाता है जो लाइसोसोम्स के एंजाइम द्वारा किया जाता है। सेकंड है ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम्स। ये रोग बता रही हूँ इनके कि भाई लाइसोसोम्स जो है वो डिजीज में किस प्रकार से एक्टिवेट रहते हैं। गुणसूत्रों का भंग होना यानी ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम्स। लाइसोसोम्स का डीएनएज एंजाइम अभी बताया था मैंने कि जो डीएनए एंजाइम डीएनए के जो डीएनए की संरचना में पाए जाने वाले को ब्रेक करता है, बॉन्ड्स जो होता है उनको ब्रेक करता है। डीएनएज एंजाइम गुणसूत्रों को खंडित कर देता है जिससे इनकी संरचना में कई विभिन्नताएं अबरेशंस उत्पन्न हो जाती है। इससे कोशिका उपापचय प्रक्रम गड़बड़ा जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि वो लाइसोसोम्स जो है ऊतकों का विगलित किस प्रकार से करता है। ऊतकों को विगलित यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका, कई बार लाइसोसोम्स से अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स कोशिका द्रव्य में रिस जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है और विगलित ऊतकों की सहती बन जाती है। सहती मतलब एक मास, मतलब कोई भी टिश्यूज़ है अगर मान लो उसने गला दिए सड़ा दिए अपने एंजाइम्स के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इसमें अत्यधिक मात्रा में जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है वो कोशिका द्रव्य में रिस के आ जाते हैं, ज़्यादा है आ जाते हैं। इससे कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है और विगलित जो ऊतक है वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, मास बन जाती है, एक सहती बन जाती है, एक लोथड़ा सा वहाँ पे बन जाता है। अब है कोशिकाओं में विजातीय व अपचेत पदार्थों का संचयन, यानी कि स्टोरेज ऑफ एक्सोजीनस एंड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस इन सेल्स। कोशिकाओं में अवशिष्ट पिंडों के रूप में हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को लंबे समय तक रोके रखा जाता है। इससे सजीव के शरीर में धीरे धीरे काल प्रभावन, एजिंग या जरण के प्रभाव प्रकट होते हैं। अवशिष्ट पिंड लाइसोसोम्स का ही प्रकार है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बहुत सा खाना अपचित रह जाता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसी कारण से इसमें ये लाइसोसोम्स ही जिम्मेदार माना जाता है कि वो जो खाना है उसको वो ढंग से नहीं पचा पा रहा है। खाना जब ढंग से नहीं पचेगा, क्यों नहीं पचा पा रहा है कि लाइसोसोम्स के जो एंजाइम है वो ढंग से एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं।
तो इसके लिए बहुत कुछ रूप से हमारी बॉडी के फंक्शन ही जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से जो लाइसोसोम्स है ये विभिन्न कार्यों को अंजाम देता है, जैसे कि हमने इसके आज एंजाइम्स भी देखे, इसके फंक्शंस देखे। तो इसकी जो संरचना है, टाइप्स है, एंजाइम्स है और फंक्शंस है। बच्चों आगे की जो हम वीडियोज़ है उसमें कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, जैसे कि स्फेरोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स। ओके, थैंक यू बच्चों।